and then probability of C divided by probability of T1 and T2. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये वाली चीज़ करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए, अब ये वाली चीज़ हमें गिवन नहीं है, तो हम कुछ सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस इसके ऊपर लेकर आएंगे. सिंप्लीफाइंग एजम्पशंस हम इस तरह की लेकर आएंगे कि अगर probability of not C given T1 and T2, this is going to be probability of T1 given not C and probability of T2 given not C, ठीक है, and probability of not C divided by C. अब ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, ये जो सारी वैल्यूज हमें गिवन है इनको हम सब पुट करते हैं और ये हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बता देता है 0.396 डिवाइडेड बाय C. फिर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ C T1 प्लस T2. हमें ये पता है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है नॉट C गिवन T1 T2, ये जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, जो इसकी ऑपोजिट प्रोबेबिलिटी होगी विच इज C गिवन T1 T2, इट इज गोइंग टू बी 1 माइनस दिस पर्टिकुलर वैल्यू. अगर हम इस वैल्यू को और इसको ऐड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 1. तो हम ये दो वैल्यूज ऐड करते हैं विच विल गिव अस 1, या फिर आप 1 के अंदर से ये वैल्यू माइनस करें, आपको पता लग जाएगा कि ये वाली वैल्यू क्या है. आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी. इस वैल्यू को अगेन क्योंकि इसके अंदर ये हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है C, इससे हम C की वैल्यू निकालेंगे. C की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास क्या होगा कि हम ये जो C की वैल्यू आ गई है, फिर हम इसके साथ कैलकुलेट करेंगे P ऑफ C T1 T2 कैलकुलेट करेंगे. अगेन C की वैल्यू ये जो हमारे पास आती है इसको हम पुट करेंगे यहाँ पे. इसको यहाँ पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.169. फिर आप जो है ना वो जब आपने इसको दोबारा से इसके साथ करना होगा, C के साथ करना होगा अगेन, तो आप इसको दोबारा से पुट कर सकते हैं. इट विल गिव यू द अदर वैल्यू एज वेल. दिस इज पॉइंटलेस, दिस इसकी जरूरत नहीं थी वैसे लास्ट टाइम. Anyway, once you have this particular value, this tells you what P of C given T1 and T2. हमारा काम क्या था कि what is the probability of C given T1 and T2. कैलकुलेट हमने कैसे किया है कि इसको हमने रिवर्स किया. फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक्ड कि what is T1 T2 given C, probability of C divided by probability of T1 T2. इसके अंदर हमने इसको सिंप्लीफाई किया फर्दर प्रोडक्ट रूल लगा के. प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद हमने सिंपली नॉट C T1 T2 को कैलकुलेट किया. तो जब हमने ऑपोजिट वाला कैलकुलेट किया उसके जरिए हमें पता लग गया कि ओवरऑल वैल्यू क्या होगी 1 के अंदर से. फिर हमने उसको निकाला, डिवाइड बाय C किया, C की वैल्यू निकाली, वापस पुट की, हमें प्रोबेबिलिटी पता लग जाती है C गिवन T1 T2. ये लास्ट लाइन आप इग्नोर करते हैं. यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी. ये नाइव बेस के जरिए होता है. नाउ दिस इज अगेन अ मैथमेटिकल वे टू सॉल्व इट. लेकिन जो इसके अंदर अंडरलाइन चीज़ें हमने की हैं वो हमने इसके अंदर से कुछ चीज़ें डिवाइड की हैं, कुछ चीज़ें हमने इसके अंदर से रिमूव किए, उसके बाद हम ये सॉल्व कर सकते हैं. अदरवाइज इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना मशीन लर्निंग या उसके क्लासिफायर जो है नाइव बेस के वो यूजफुल हो सकते हैं. ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो हमने यहाँ पे की है ना, ये सारी की सारी कैलकुलेशन वो खुद ब खुद करें. ठीक है, फॉर अ लॉट ऑफ डाटा सेट. ये तो हमने बहुत छोटे से डाटा सेट के ऊपर किया. अच्छा, फिर हमारे पास कौन सा एक आता है एल्गोरिथम विच इज द K नियरेस्ट नेबर. अब K नियरेस्ट नेबर जो है ना, इसका काम ये है कि आप समहाउ और दी अदर जो आपके पर्टिकुलर डाटा सेट्स हैं उनको अलग अलग क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड कर दें. और फिर जब आपके पास एक नया डाटा सेट आता है तो आप इस नए डाटा सेट को आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कौन से क्लस्टर को बिलोंग करता है. K नियरेस्ट नेबर ये कहता है कि जो भी आपके पास पर्टिकुलर डाटा सेट आता है ना, आप ये चेक करें कि इस डाटा सेट का डिस्टेंस क्या है from the center point of this particular cluster and from the center point of this particular cluster. जिस क्लस्टर के सेंटर पॉइंट के ये नज़दीक है, सेंटर पॉइंट या एज पॉइंट की, उस क्लस्टर का इसको पार्ट बना दें. ये आपके पास बेसिक KNN है. ठीक है, K नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम है. अब ये काम करने के लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर एटलीस्ट हमारे पास क्लासेस कुछ मेंशन होनी चाहिए कि उसकी क्लासेस क्या है. अब यहाँ पे अगर हम देखें एक हमारे पास एक अननोन ब्लॉक आता है. ये किसके ज़्यादा नज़दीक है, इसके ज़्यादा नज़दीक है या इसके? रेड के ज़्यादा नज़दीक है. अगर इसका जो एक और तरीका है वो ये है कि एक तो बड़ा इंट्यूशन का तरीका है ना कि आपने इंट्यूशन में देखा कि अच्छा जो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है ना ये कौन से वाले पॉइंट के सबसे नज़दीक है. अगर आपको ये पता लग गया ना कि अच्छा ये इस पॉइंट के नज़दीक है तो इसका मतलब है इसी के क्लस्टर के नज़दीक हो. और ये नज़दीक का पता चलेगा डिस्टेंस के थ्रू. डिस्टेंस के थ्रू. ये तो हम एज अ ह्यूमन विजुअली देख रहे हैं ना कि तस्वीर में नजर आ रहा है डबल, लेकिन कंप्यूटर के हिसाब से देखें तो डिस्टेंस मेजर करेंगे. बिल्कुल डिस्टेंस. कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स भी सिर्फ प्लॉट करने की हद तक है. कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं. इसको कहते हैं हम यूक्लिडियन डिस्टेंस. ये जो पॉइंट है ना सेंटर पॉइंट, इसके अंदर एटलीस्ट 2D पॉइंट होगा. 2D पॉइंट होगा, राइट.
इसका भी एक 2D पॉइंट होगा जिसके ऊपर ये लाई करता है, और डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा 2 2D पॉइंट्स से। हाँ 2 2D पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो 2 2D पॉइंट्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथडोलॉजीज हैं। इसके अंदर यूक्लिडियन डिस्टेंस आता है, मैनहट्टन डिस्टेंस आता है, इसके अंदर फिर हैमिंग डिस्टेंस आता है। तो देयर आर वेरियस मेथडोलॉजीज जिसके जरिए हम ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तरीका और भी होता है, एक तरीका ये भी होता है कि आप हर एक जो डाटा पॉइंट है ना उसके इर्द गिर्द एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो। अगर ये वाला जो आपका अननोन डाटा पॉइंट है इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए ना, इसका मतलब है कि आप इसी क्लस्टर के नज़दीक हो। अगर ये किसी और स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए तो फिर वो दूसरे उसके नज़दीक हो। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा सेंटर पॉइंट यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा तो दिस वुड बी वेरी फार अवे फ्रॉम दिस वन, बट इट वुड बी क्लोजर टू दिस वन। दैट्स व्हाई जो है ना वो नियरेस्ट नेबर हम सेंटर पॉइंट को थोड़ा सा एक बता दें सेंटर कि- पॉइंट का वन ऑफ द वेज इज सेंटर पॉइंट, द अदर वे इज कि आप एग्जैक्ट अपना जो नियरेस्ट नेबर है ना उसके पास आप जाते हो। सेंटर पॉइंट का मतलब ये है कि ये अगर हमारे पास सारे डाटा पॉइंट्स है ना, इन सब के दरमियान हम एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं। ये सब 2D पॉइंट्स है ना, इन सब 2D पॉइंट्स का हम सेंटर पॉइंट ढूंढते हैं। 2D पॉइंट्स मतलब एक 2D प्लेन में हम इमेजिनरी 2D प्लेन में उनको रख रहे हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और उसका सेंटर पॉइंट है। हाँ लेकिन अभी आपने वो पॉइंटर नीचे करके कहा था कि अगर इसका सेंटर पॉइंट नीचे आ जाए तो सेंटर में आना चाहिए। नहीं, इस क्लस्टर का सेंटर पॉइंट। अच्छा, और क्लस्टर जो है वो क्लासिफाइड है ऑलरेडी क्लासिफाइड ऑलरेडी क्लासिफाइड है क्योंकि और हर क्लस्टर का एक सेंटर पॉइंट यहाँ पे जो भी हमने रेड कलर दिया हुआ है, यहाँ ट्रायंगल ब्लू कलर के दिए हुए हैं, ये क्लस्टर्स हमारे डिफाइंड है और हर क्लस्टर का सेंटर पॉइंट है। हर क्लस्टर का सेंटर पॉइंट है। हर क्लस्टर जो हम सेंटर पॉइंट बना रहे हैं क्लस्टर्स का, वो पॉइंट्स की बेसिस पे ही हो रहा है, जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उसके अंदर। एब्सोल्युटली। उसके अंदर जो इसका एक्चुअल तरीका है ना वो ये होता है कि आप इसके अंदर से एक रैंडम पॉइंट पिक करते हो। सबसे पहले आपके पास ऐसा से बने नहीं होते क्लस्टर्स। आप एक रैंडम पॉइंट पिक करते हो। रैंडम पॉइंट पिक करने के बाद जो है ना आप देखते हो कि उसके नज़दीक और कौन सा पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों जो भी आप एक और पॉइंट पिक करोगे उनके दरमियान आप सेंटर पॉइंट एक ढूंढ लेते हो। फिर एक और पॉइंट आप ऐड करते हो उसमें, फिर इन तीन के दरमियान सेंटर पॉइंट ऐड करते हो। इस तरह करते करते आप मूव करते जाते हो आप एक सेंटर पॉइंट पे पहुंच जाते हो। जहाँ वो सेंटर पॉइंट रुक जाए वहीं पे आप कहते हो कि दैट्स इट डन। सर जब एक नया डेटा पॉइंट आ जाता है वो उस क्लस्टर में हो जाता है तो फिर उसका सेंटर भी तो मूव होगा ना उसमें? सेंटर भी मूव हो जाता है, एब्सोल्युटली सेंटर पे मूव हो जाता है। तो सेंटर मूव हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है ना इसका थोड़ा सा मूव होता है, ज़्यादा मूव होता है लेकिन टिपिकली मूव हो जाता है। सर तो फिर ऑर्डर ऑफ जिस ऑर्डर से हमने डेटा से उसको फीड थ्रू किया उससे भी तो इफेक्ट होगा ना उसको? यहाँ पे हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ऑर्डर ऐसा इस तरह से हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो ट्रेनिंग डाटा है वो तो हम सारा फीड कर रहे हैं जी। और जो अनसीन डाटा आ रहा है वो टेस्ट का डाटा है, तो वो तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करेगा। लेकिन के नियरेस्ट नेबर ये है कि वो हमेशा अपने पास जो है ना वो करने की कोशिश करेगा, ऑप्टिमल किस्म का जो है ना वो बाउंड्रीज बनाने की कोशिश करेगा हमेशा, ताकि वो सेपरेट कर सके आपके दोनों सारे के सारे जो है ना क्लासेस को सेपरेट कर सके। टिपिकली ये नॉन लीनियर होता है, ठीक है, इसके अंदर लीनियर नहीं होता और ये बड़ी अच्छी बाउंड्रीज जो है ना ये बनाने के काम हो सकते हैं। बहुत सिंपल सा मेथड है लेकिन बहुत अच्छी बाउंड्रीज जो है ना ये क्रिएट कर देता है। इसका मसला ये है कि दिस एल्गोरिथम इज वेरी मच सेंसिटिव टू आउटलायर्स। इसका मतलब ये है कि अगर एक भी हमारे पास नोड मिस क्लासीफाई हो जाए या एक भी आउटलायर पड़ा होना तो वो सारी चीज़ें ख़राब कर देगा, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट डेविएट कर देगा। सेंटर पॉइंट डेविएट कर देगा और उसके बाद मसला हो जाएगा। फिर आप डिसीजन मेकिंग जो है ना वो आप नहीं कर सकते। और इसकी जो प्रायर प्रोबेबिलिटी है या इस क्लास के अंदर जो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू के नियरेस्ट नेबर। वो सिर्फ उसके डाटा पॉइंट्स को देख रहा है, वो क्लासेस को नहीं देख रहा कि ओवरऑल क्लास का क्या है। एक तरीका इसको रिजॉल्व करने का ये है कि बजाय इसके कि आप एक डाटा पॉइंट को देखें कि अगर आपके पास एक आउटलायर है ना फॉर एग्जांपल या 3 आउटलायर जितने भी, अगर डाटा पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं तो यू मे एंड अप विद के आप इसके नज़दीक हो इवन दो दिस वाज एन आउटलायर। इसको रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि आप बजाय इसके कि एक डाटा पॉइंट को देखो आप मल्टीपल डाटा पॉइंट्स को देखो, कुछ के डाटा पॉइंट्स को देख लो। वो जो के डाटा पॉइंट्स को आप देखते हो ना वो आपको ये बताएगा कि भाई वो जो के डाटा पॉइंट्स आप देख रहे हो कि आप ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, ये ज़्यादा चांसेस क्या है कि आप किसके करीब होंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो के है उसके लिए 4 रख लें और 4 नियरेस्ट नेबर लगाएं तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे अगर डाटा पॉइंट आया तो उसको इससे भी कंपेयर करना है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। जैसे ही आप कंपेयर करोगे आपको पता चलेगा कि आप इस ट्राइंगल के ज़्यादा नज़दीक हैं तो आप सिंपली ट्राइंगल वाले उसके अंदर चले जाओगे। ठीक है, तो जो के नियरेस्ट नेबर है इसमें जो के है दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर जो है ना आपने चेक करने। ठीक है, अगर 1 करोगे तो 1 NN और अगर 4, 5, 6 करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी दैट ऑफ कोर्स 4, 5, 6 NN।
अच्छा, इसका एक एल्गोरिथम है, अगेन इट डज द सेम थिंग। आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स के बीच में, और जो सबसे के क्लोजेस्ट इंस्टेंसेस होते हैं सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स की, उनको आप लेबल दे देते हो। और उसके बाद आप सिंपली ये करते हो कि जो भी आपके पास अनसीन डाटा आता है वो जिसके भी नज़दीक होता है उसको आप सिंपली वो क्लास असाइन कर देते हो। अगर हम इसको रिग्रेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, अगेन कि हमने प्रिडिक्ट करना है, जिसका मतलब ये है कि हमने ये बताना है कि अच्छा वो कौन से पर्टिकुलर जगह पे जाएगा, कौन से वाले पर्टिकुलर पॉइंट के नज़दीक जाएगा, उसके लिए भी हम इसी तरीके से के नियरेस्ट नेबर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमें प्रिडिक्शन करनी है पॉइंट, उसका एक अलग फार्मूला है, ठीक है। उस फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए हम जितने भी आउटपुट वाले हमारे नोड्स होते हैं, जितने भी आउटपुट क्लासेज हैं, उन सब के अगेंस्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट है, और फिर हम उसका मीन निकालते हैं। तो दैट गिव्स अस के सबसे ज़्यादा चांसेस क्या है कि इसकी आउटपुट की वैल्यू क्या होगी। दो अलग अलग चीज़ें। क्लासिफिकेशन के अंदर हम सिर्फ क्लास ढूंढ रहे हैं कि कौन सी क्लास होगी, और रिग्रेशन के अंदर हम ये देख रहे हैं कि वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, किस जगह पे वो पॉइंट लाई करेगा, या किस नेबर के नज़दीक तरीन हो। क्यों फॉर्मूले में आई के नीचे जे लिखा था, ये राइट साइड पे हाँ आई के नीचे जो जे। ठीक है जी। इसका क्या मतलब है कि आउटपुट मीन्स है ना हमारे पास वाई आई जो है ना, बेसिकली इसके अंदर ये बताता है कि जो भी एक रियल वैल्यू है ना, टारगेट वैल्यू क्या है, एक टारगेट वैल्यू मतलब क्या है। वाई आई फॉर एग्जांपल टारगेट वैल्यू है प्रॉफिट की, फिर एक रेटिंग है वगैरह वगैरह। तो दिस वाई आई जे का मतलब है कि जितने भी आपके टारगेट वेरिएबल्स हैं ना, उन सब को टारगेट कर रहा है। तो कुड बी मल्टीपल टारगेट वेरिएबल्स, हाँ, इसलिए दैट्स वाई इट सेज वाई आई जे, ठीक है। अच्छा, जो ये हमारे पास एग्जांपल है एक 1D में, हमारे पास कुछ डाटा पॉइंट्स हैं। इन डाटा पॉइंट्स के अंदर जो है ना हमारे पास एक नया पॉइंट आता है 4 के ऊपर, हमने उसको लगाना है। पहले से ये डाटा पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं और एक नया डाटा पॉइंट आया जो हमने 4 पे लगाना है। अब 4 पे लगाने के लिए अगर हम 1NN यूज करें तो 1NN क्या करेगा कि ये जो पॉइंट है ना इसके बिल्कुल पास लगा देगा, राइट। 1NN क्योंकि 1 नियरेस्ट नेबर है, तो ये वाला जो डाटा पॉइंट है ना ये सबसे क्लोजेस्ट है, ये वाला डाटा पॉइंट थोड़ा ज़्यादा आगे है, राइट। यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं ना तो दिस वुड बी फर्दर, लेकिन ये वाला जो डाटा पॉइंट है ये 1NN के नज़दीक है, राइट। इसी तरह 2NN के केस में क्या होगा, 2NN अगर आप 2 नियरेस्ट नेबर देखो, 4 को आपने प्लॉट करना है, अब वो यहाँ नहीं आएगा, 4 नियरेस्ट नेबर यहाँ है, सॉरी 2 नियरेस्ट नेबर यहाँ है, इस डाटा पॉइंट और इस डाटा पॉइंट के नियरेस्ट है। 3 नियरेस्ट नेबर कहाँ है, 3 नियरेस्ट नेबर फर्दर डाउन है। 3 नियरेस्ट नेबर के नज़दीक ये वाला है पॉइंट, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से रिग्रेशन जो है ना वो आपको बताती है कि जो आपने पॉइंट आना है आपका, बेस्ड अपॉन 1NN यूज करना है, 2NN यूज करना है, 3NN यूज करना है, तो वो किस जगह पे लाई करेगा, वाई की क्या वैल्यू आई, ये चीज आइडेंटिफाई करने के लिए हम रिग्रेशन करते हैं KNN के जरिए। ये टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम है 1NN 2NN 3NN। ये जो NN है ना इसका मतलब है कि नियरेस्ट नेबर कितने होने चाहिए, कितने नियरेस्ट नेबर हम चेक करेंगे। तो 1 ये क्वांटिफाई कर रहा है, 1 ये बता रहा है कि हम सिर्फ एक नियरेस्ट नेबर देखेंगे। अच्छा अच्छा हाँ। कितने देखेंगे ये उसका कितने देखेंगे ये हाउ बता मेनी नियरेस्ट नेबर्स, ये हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर देखेंगे। मैं ये बता रहा है कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, सेकंड नियरेस्ट नेबर, थर्ड नियरेस्ट नेबर, नहीं ये नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि 1NN का मतलब है कि एक ही नियरेस्ट नेबर के साथ हम कंपेयर करेंगे। तो पहले हम फॉर एग्जांपल इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। जब हम इन दोनों को कंपेयर, सही है, 2NN में 2 के साथ कंपेयर करेंगे, 3NN में 3 के साथ कंपेयर करेंगे। यस 3NN में 3 के साथ कंपेयर करेंगे। तो ये 1NN ना इसके अंदर क्या हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है कम है, और अगर हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम ये नहीं करना चाहिए। ये 1NN डिस्टेंस हमने हॉरिजॉन्टल पे देखना है। अभी 1D में ना, इसलिए अच्छा, 1D टिपिकली में। 1D में नहीं होता, लेकिन ये 1D में है इसलिए एग्जांपल के तौर पे है, ठीक है। यहाँ पे 2NN आ गया, दो अब ये- देखेंगे। हाँ तो वो उन दोनों से डिस्टेंस हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो वैल्यू ऑफ k है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे ही आप एक बड़ी वैल्यू लेंगे ना k की, ठीक है, आप इस बहुत सारे नियरेस्ट नेबर्स के साथ आपने करना शुरू कर दिए, उससे क्या होगा कि सारे के सारे जो है ना आपकी जो क्लासिफिकेशन है ना वो सब क्लासेस को पकड़ना शुरू कर देगी। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है ना ये डाटा पॉइंट है आपका, आपने बहुत बड़ा k ले लिया तो वो सारे डाटा पॉइंट्स को चेक कर लेगा। बहुत छोटा ले लिया तो फिर क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बाउंड्रीज बन जाएंगी इसकी। तो यू वांट टू मेक श्योर कि आपके पास जो भी k की वैल्यू हो ना वो एक ऑप्टिमल वैल्यू हो कि वो बहुत बड़ी भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो, ठीक है, ताकि जो इनके बीच में बाउंड्रीज है ना
वो अप्रोप्रिएटली बन सके, वरना तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मसला हो जाएगा। ये ट्रेनिंग का जो बाउंड्रीज है ना, जो डिसीजन बाउंड्रीज हैं वो अनस्टेबल हो जाएंगी। जैसे ही एक नया पॉइंट आएगा वो कम्प्लीटली उसको चेंज कर देगा। तो यू डोंट वांट टू एंड अप विद दो सिचुएशन के बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हो, नया पॉइंट आया बाहर है, पूरी बाउंड्री चेंज हो गई। ये जो डिस्टेंस मेजर्स हैं अगेन इसके अंदर डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं, यूक्लिडियन भी हो सकता है, हैमिंग डिस्टेंस भी हो सकता है, इसके अलावा भी और काफ़ी सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं। तो फिर हमारे पास आता है डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री जो है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल्स। और डिसीजन ट्री के अंदर बेसिकली होता ये है कि आपके पास यूटिलाइजिंग समथिंग नोन एज एंट्रोपी और इंफॉर्मेशन गेन। इसका मतलब ये है कि आप ये देखते हैं कि कौन से वाले मेरे फीचर्स और उनकी कौन सी वाली वैल्यूज हैव द मोस्ट चांस टू डिस्ट्रीब्यूट काइंड ऑफ माई डेटा सेट। तो आप का जो डेटा सेट है काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि वो वेरिएंस जो है ना कॉज कौन से कर रहे हैं। ठीक है, एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी का मतलब ये है कि वो डिफरेंशियल, कैसे डिफरेंशियल एंट्रोपी डिफरेंशियल ही होता है। क्या मतलब आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि आपने वो वाले फीचर्स की वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है जिनके जरिए आप अपने डेटा सेट को स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, ये जो सबसे ज्यादा जो है ना चेंज या वेरिएंस कॉज डेटा सेट स्प्लिशन क्राइटेरिया कह सकते हो। ठीक है, उसके अंदर एक आता है इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन का मतलब ये है अगेन यही है कि वो कौन सी वाली एंट्रोपी, कौन सी वाली चेंजेस हैं जो सबसे ज़्यादा मुझे इंफॉर्मेशन देती हैं। जब आपने ये एंट्रोपी आइडेंटिफाई कर ली और इंफॉर्मेशन गेन आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप ये कर सकते हो कि आप अपने पास एक ट्री की फॉर्म के अंदर जो है ना अपने पास बेसिकली रूल्स डिफाइन करो। और उन रूल्स के अंदर आप क्या रखो? उन रूल्स के अंदर आप सिंपल सी चीज़ें रखो कि फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है या जनरली स्पीकिंग हम वैसे बात कर लेते हैं कि अगर मैंने अपने पास रूल्स लगाने हो ना कि मैं देखूँ कि इज टुडे फर्स्ट ऑफ द मंथ, हैव आई रिसीव्ड माई सैलरी, यस नो। ठीक है, इज टुडे फर्स्ट ऑफ द मंथ, यस नो। ओके, डू आई हैव मनी टू परचेज समथिंग, यस नो। ये सारे रूल्स बन रहे हैं, राइट? अब ये जो सारी चीज़ें बन रही हैं ये मुझे कहाँ से मिलती हैं? मेरे डेटा सेट से। डेटा सेट में जहाँ पे लिखा होगा कि अच्छा सैलरी फर्स्ट को आती है, सैलरी इतने पैसे आते हैं वगैरह वगैरह इस तरह की बातें, वहाँ से जब मैं रूल बेस एक बना लेता हूँ तो वहाँ से मैं उस पर डिसीजन ले सकता हूँ कि अच्छा अगर मेरे पास आज फर्स्ट है, सैलरी आ गई है, पैसे हैं, तो फिर आई कैन परचेज समथिंग, राइट? इसी तरह की डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हैं ढेर सारे यूजर्स के ऊपर भी। जब आप ये बेसिक ये काम कर रहे हैं ना कि सिर्फ एंट्रोपी को आप देख रहे हैं कि वो कौन से वाले फैक्टर्स हैं, क्योंकि आपके पास डाटा तो बहुत सारा हो सकता है मेरा, लेकिन सिर्फ वो फैक्टर्स जो कि इस पर्टिकुलर डिसीजन को इनेबल कर रहे हैं, सिर्फ जब वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उससे आप एक डिसीजन ट्री बना सकते हैं। एक ऐसा ट्री जिसके अंदर आप डिसीजंस ले सकते हैं और आपको एक फाइनल आउटपुट तक वो पहुंचा देगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है, हमारे पास कुछ डाटा है, कैटेगोरिकल कॉन्टिन्यूस डाटा हो गया और एक क्लास होगी। ठीक है, क्लास सिर्फ ये बता रही है कि मतलब इज समवन प्रोन टू चीटिंग और नॉट गिवन सम काइंड ऑफ अ टैक्सेबल इनकम। इसके अगेंस्ट जो हमारे पास चीज़ें बनती हैं ना, हमें एंट्रोपी आइडेंटिफाई करनी है। हमने ये देखना है कि वो कौन से वाले फैक्टर्स हैं या कौन से वाले वैल्यूज़ हैं फीचर्स की जिनके अगेंस्ट आपके पास सबसे बड़ा चांस है कि ये डाटा सेट स्प्लिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ा चांस है वो है रिफंड का। तो इफ रिफंड इज यस, ठीक है, रिफंड इज यस, तो उसके अगेंस्ट क्या आंसर दें? यस के आगे नो, यस नो वगैरह। तो यस का तो आंसर नो है, और अगर रिफंड नो हो जाए, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रिफंड नो हो तो उसके बाद चीज चेक हो जाए। तो रिफंड के आगे आ गया नो। फिर मैरिटल स्टेटस इज इंपॉर्टेंट। मैरिटल स्टेटस में हम देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग है दैट इज इंपॉर्टेंट एज वेल। तो मैरिटल स्टेटस में देखते हैं कि अगर सिंगल या डाइवोर्स्ड हो, सिंगल हो या डाइवोर्स्ड हो तो फिर क्या होगा, और अगर मैरिड है फिर नो चांस। टैक्स इनकम फिर क्या है? टैक्स इनकम लेस देन 80 है, ग्रेटर देन 80 है, क्या चांसेस हैं चीटिंग के? दिस इज बेसिकली क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ अ डिसीजन ट्री बाय स्प्लिटिंग द एट्रीब्यूट्स। और यहाँ पे हम अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास बजाय इसके कि हम इसके ऊपर हम करते, हम एक और ट्री बना देते हैं जिसमें हम कहते हैं कि जी मैरिटल स्टेटस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैरिटल स्टेटस जो है ना वो अगर सिंगल या डाइवोर्स होगा तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं, मैरिड होगा तो सीधा नो हो जाएगा। तो आप एक और ट्री बना सकते हैं और आप देखेंगे कि ये ट्री और ये ट्री आर डिफरेंट। डिसीजन ट्री के अंदर भी यही होता है। डिसीजन ट्री के अंदर आपके पास मल्टीपल टाइप, मतलब
बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स के डिसीजन ट्रीज बन रहे हो। लेकिन टिपिकली जब आप अपनी इंट्रोपी मैक्सिमाइज करके कर रहे होते हैं, कुछ आपके फीचर्स होते हैं, कुछ आपके फीचर्स और उनकी वैल्यूज होती हैं जो कि सेम अमाउंट ऑफ इफेक्ट लेकर आ रही होती हैं ऑन योर पर्टिकुलर ऑन द डिसीजन मेकिंग। तो उस केस में इट विल पिक आउट जस्ट वन ऑफ द बेस्ट, जो कि उसको लग रहा होगा, जो भी आपका एल्गोरिथम होगा वो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ट्रीज पिक कर लेगा। इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास आता है रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट एक इंसेंबल लर्निंग मेथोडोलॉजी है। इसका मतलब ये है इंसेंबल लर्निंग का कि रैंडम फॉरेस्ट बनाता है मल्टीपल ट्रीज, तो बजाय इसके कि हम एक की ट्रीज बनाएं, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बनाता है और मल्टीपल डिसीजन ट्रीज के अंदर वो वेट करता है कि जो भी आउटपुट आएगी उस आउटपुट के अंदर वो काउंट करता है, ठीक है, मोड ले लेता है, और जब आपके पास सेम आउटपुट सेम क्लासेस मल्टीपल ट्रीज से आ रही हो, बहुत ज़्यादा ट्रीज से आ रही हो, तो उनको वो एक्सेप्ट कर लेता है एज द राइट आंसर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल डिसीजन ट्रीज हैं, इसके अंदर हमारे पास आंसर आ रहा है ट्री 1, ट्री 2 और फिर आगे जाके एक उसके अंदर ट्री n जो है वो आंसर दे रहा है क्लास B, बाकी दे रहे हैं क्लास A, क्लास C। तो यूजिंग मेजॉरिटी वोटिंग कि सबसे ज़्यादा किसका चांस है, ठीक है, ये आपके पास फाइनल क्लास आउटपुट कर। तो सिंपली एंसेंबल लर्निंग जो है ये एक मेथोडोलॉजी है कि आप मल्टीपल मॉडल्स यूज़ करते हैं और उसके बाद बेस्ड अपॉन कि आपकी क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, आइदर मेजॉरिटी वोटिंग के ज़रिए, एवरेज के ज़रिए या किसी और मेथोडोलॉजी के ज़रिए आप एक रिजल्ट के ऊपर एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं। तो रैंडम फॉरेस्ट भी यही काम करता है, वो इंसेंबल लर्निंग यूज़ करता है, मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बनाता है और उनके बीच में वो डिसीजन ले लेता है कि कौन से वाले के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कौन सी वाली क्लास की अक्रेंस की। ठीक है जी, दैट्स इट फॉर टुडे। इंफॉर्मेशन गेन का आपने जिक्र किया था कि एंट्रोपी से हमें पता लगता है कि इंफॉर्मेशन गेन कितना होगा। एंट्रोपी की यही डेफिनेशन है कि ये पता लगाना है कि इंफॉर्मेशन गेन कितना होगा। नहीं, एंट्रोपी से तो हमें ये पता लगता है कि स्प्लिट कहाँ पे करना है और या सबसे स्प्लिट ज़्यादा कहाँ पे चेंज करना कहाँ है, पे करना इसलिए है, ताकि इंफॉर्मेशन हमें क्या मिले, ताकि हमें पता लग सके कि हम सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ से गेन कर सकते सबसे ज़्यादा या सबसे अप्रोप्रिएट। हैं। सबसे अच्छा, दोनों same बात है। अप्रोप्रिएट की तो डेफिनेशन कोई नहीं होगी। हाँ, तो वही बात है ना कि हम सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर्स कहाँ से निकाल सकते हैं, तो उसका हल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा information। तो बेहतरीन ये नहीं होता कि डाटा सेट को छोटे छोटे में डिवाइड किया जाए फिर तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन आएगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, क्योंकि आपके पास जितना बड़ा डाटा सेट होगा उसके अंदर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से वाले फैक्टर्स हैं जो कि तो यानी स्प्लिट कम से कम होना चाहिए। स्प्लिट कम से कम नहीं होना चाहिए, स्प्लिट तो उतना ही है। स्प्लिट अगर आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, दो क्लासेस में, स्प्लिट तो आपने दो सॉरी, में नंबर ऑफ स्प्लिट्स, काउंट ऑफ स्प्लिट्स नहीं, काउंट ऑफ स्टेप्स टू रीच अ पर्टिकुलर स्प्लिट यू मीन, राइट। स्प्लिट तो वही है ना, दो हैं, 3 है, 4 है, जो भी है, स्प्लिट तो उतना ही है। एंड डाटा पे सेट को हम स्प्लिट कर रहे थे ना, एक क्लस्टर डाटा सेट को नहीं स्प्लिट कर, मतलब डाटा सेट को उस तरह से स्प्लिट नहीं कर रहे, हमने एक टारगेट वैल्यू तक पहुंचना है, हमने जो टारगेट वैल्यू पहुंचना है, कैटेगराइज कर रहे, कैटेगराइज कर, हाँ कैटेगरी क्लासिफाई कर रहे हैं ना, क्लासिफाई वो हम कैसे पहुंचेंगे, इस पे हम कैसे पहुंचेंगे, हम ये देख रहे हैं कि वो कौन से वाले स्टेप्स हैं, किस क्या वैल्यूज होनी चाहिए जिसके जरिए हम इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, यूजिंग ऑल द एट्रीब्यूट्स जो कि इम्पोर्टेंट है। सर ये कंटिन्यूस डेटा, इस एग्जांपल में कंटिन्यूस डेटा है लेकिन इसको कैटेगराइज करना लाजमी है ना, इसलिए डिसीजन ट्री के लिए। नहीं नहीं, हमारे लिए लाजमी नहीं है, डिसीजन ट्री तो कर देगा ना, कैटेगराइज कर देगा। तो हाँ। कंटिन्यूस वैल्यूज डिसीजन ट्रीज में नहीं इस्तेमाल हो सकती, नहीं हो सकती, फिर वो भी कैटेगराइज कर कैटेगराइज कर देते हैं। हाँ, बाय इटसेल्फ कंटीन्यूअस वैल्यूज कैन नॉट गो। ये जो डिसीजन है कि पहले रिफंड स्टार्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस को करेंगे, एज को बनाएंगे, ये क्राइटेरिया यूज़र डिसाइड करता है या जो एक्सपर्ट है उसमें? नहीं, ये क्राइटेरिया यूज़र नहीं डिफाइन करता, लेकिन इसके ऊपर कुछ कंट्रोल होते हैं आपके पास कि आपने डिसीजन ट्री के ऊपर क्या करना है, कितने फैक्टर्स यूज़ करने हैं, फीचर्स वगैरह। लेकिन एक्चुअली एंट्रोपी क्या है ये डाटा के अंदर से कैलकुलेट होती है, उसके फॉर्मूलाज हैं जो कि एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होते हैं, तो डाटा के अंदर से निकालते हैं। तो ये बात तो यूज़र को पता होगी कि उसे लगता है कि एज के बाद या एज की कैटेगरीज इन चीज़ों को अफेक्ट करती है। नहीं नहीं नहीं, यही तो हम चाहते हैं। अगर यूज़र को पता होता ना, फिर तो हमें डिसीजन ट्री की ज़रूरत ही नहीं थी, फिर तो हम एक रूल बना देते तो उससे हो जाता। ये हिडन चीज़ें हैं, ये वो हिडन चीज़ें हैं जो कि मशीन ने करनी है, यूज़र को नहीं पता, इसलिए हम डिसीजन ट्री कर रहे हैं। ये तो वैसे फिजिक्स का फिनोमेना है एंट्रोपी।
वो तो काफ़ी जगहों पे यूज़ है, लेकिन ये इधर पेटर्न किया हुआ है। यूज़ तो है ना। हाँ। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चंस? सही है, चलें।